हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कामिल मैथ अकेडमी। जैसा आपको पता है, आपका पहला चैप्टर है कुछ पादपों में लैंगिक जनन, जिसका लेक्चर 1 हमने रिकॉर्ड किया था, जो आपने देखा होगा। आज लेक्चर 2 है, जिसमें हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना के बारे में हमने देखा था, तो हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। और जो मैंने कल पढ़ाया था उसे मैं रिवीजन करा देता हूँ। मैंने पादपों का वर्गीकरण करा था, पादपों का वर्गीकरण बताया था वैज्ञानिक आइकलर के अनुसार। वैज्ञानिक आइकलर ने पादपों को दो भागों में बांटा था, फिनेरोगेमस, क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीज रहित, फिनेरोगेमस बीजयुक्त। क्रिप्टोगेमस को भी तीन भागों में बांटा था, हेलोफाइट, बरायोफाइट, टेरिडोफाइट। और फिनेरोगेमस यानी बीजयुक्त, इनको भी दो भागों में बांटा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। फिर हमने पादपों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय में पढ़ा था। एक वर्षीय पादप ऐसे पादप जिनका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाता है, एक वर्षीय पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण थे गेहूं, धान। फिर हमने देखा द्विवर्षीय पादप, ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा हो जाता है, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण हमने देखे थे मूली, गाजर। फिर बहुवर्षीय पादप, ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा होता है, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। फिर हमने देखा फलन और पुष्प के आधार पर पादपों को, एक फलनी पादप, बहुफलनी पादप। एक फलनी पादप ऐसे पादप जिनके जीवन काल में एक बार पुष्पन व फलन होता है, एक फलनी पादप कहलाते हैं। फिर देखा हमने बहुफलनी पादप, ऐसे पादप जिनके जीवन काल में कई बार पुष्पन व फलन होता है, बहुफलनी पादप कहलाते हैं। एक फलनी पादप के एग्जाम्पल थे एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप। बहुफलनी पादप के उदाहरण थे अधिकांश बहुवर्षीय पादप। फिर इसमें एक नोट पॉइंट है, जिसमें यह है कि एक वर्षीय पादप व द्विवर्षीय पादप हमेशा एक फलनी होते हैं, और बहुवर्षीय पादप एक फलनी व द्विफलनी हो सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। फिर हमने देखा पुष्प की संरचना के बारे में देखा। हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था, पुष्प का डायग्राम भी बनाया था, जिसमें हमने पुष्प की संरचना देखी। हमने देखा जायाम, जो पुष्प का मादा जननंग था। फिर हमने देखा पुमंग, जो पुष्प का नर जननंग था। फिर हमने देखा दलपुंज। फिर देखा बाह्य दलपुंज। फिर हमने देखा फूला हुआ भाग, जिस पर पूरा पुष्प, पुमंग, जायाम, दल, बाह्य दल रखे हुए थे, वो था पुष्पासन। फिर एक डंठल संरचना थी, उसे हमने कहा था पुष्पवरल। फिर हमने नीचे देखा एक सहपत्र उपस्थित है, यानी कि जिसमें सहपत्र उपस्थित होंगे वह सहपत्र पुष्प, और जिसमें सहपत्र अनुपस्थित होंगे वह सहपत्रहीन पुष्प। फिर हमने देखा पुमंग। पुमंग क्या है? पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुमंग जो है, पुमंग की जो इकाई है उसे हम पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, यानी कि पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। और जो पुंकेसर है लघु बीजाणु पर्णवीय है, हमने ये देखा था। हम इससे आगे देखें। ठीक है, पहला चैप्टर था हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये हमारा पहला चैप्टर था। इसमें हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था। पुष्प, ठीक है। पुष्प में हमने देखा पुमंग, सहायक अंग। पुष्प में हम देखेंगे सहायक अंग। सहायक अंग होंगे दलपुंज, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज आवश्यक अंग। आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। आवश्यक अंग होंगे
उमंग और जायांग। उमंग और जायांग सहायक अंग है, दलपुंज बाह्य दलपुंज आवश्यक अंग है उमंग और जायांग। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, इसमें हम आवर्त बीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर है, यानी कि आवर्त बीजों को पुष्पी पादप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आवश्यक अंग। आवश्यक अंग ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम पुमंग। पुमंग के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। पुमंग जो है पुष्प नर जनन अंग। पुष्प नर जनन अंग। पुंकेसरों के समूह को उमंग कहते हैं। उमंग इकाई पुंकेसर। उमंग की इकाई पुंकेसर। उमंग की इकाई पुंकेसर। हमने देखा पुमंग, यानी कि हम पहले जो है ना इसमें पढ़ेंगे सहायक अंग में दलपुंज बाह्य दलपुंज पढ़ेंगे, आवश्यक अंग में उमंग और जायांग पढ़ेंगे। फिर हमने आवश्यक अंग देखे। ठीक है, ये हेडिंग बना के हमने देखा आवश्यक अंग। आवश्यक अंग में हमने पहले पुमंग देखा। पुमंग क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई पुंकेसर है, यानी कि जो मतलब पुंकेसर को जो समूह होगा उसे पुमंग कहेंगे। तो हम इन पुंकेसर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके एक जो इकाई है पुंकेसर, तो हम पुंकेसर के बारे में देखेंगे। पुंकेसर पुंकेसर ठीक है, पुंकेसर पुंकेसर के पुंकेसर पुंकेसर के दो भाग होते हैं। नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 तंतु। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब हम इससे आगे जो है ना मतलब जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे चलेंगे। ठीक है, अब आप देखें हमने क्या पढ़ा इसके बारे में। हमने देखा पुष्प की संरचना, जैसे हमने पहला लेक्चर करा था तो उसमें हमने पुष्प की संरचना बनाई थी। उसमें हमने देखा था उमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, पुष्पवरंत, चयपत्र, ये संरचना हमने देखी थी, इनके बारे में हमने बताया भी था। फिर जो हमने देखा जो सहायक अंग है वह है दलपुंज और बाह्य दलपुंज। फिर हमने देखा आवश्यक अंग क्या है, वह है उमंग और जायांग। फिर हमने आवश्यक अंग पढ़ा। आवश्यक अंग में हमने क्या पढ़ा? पहले पुमंग पढ़ा। ठीक है, पुमंग पढ़ा। पुमंग क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई पुंकेसर है और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहेंगे, यानी कि जो समूह होगा उसे तो पुंकेसर
जो समूह होगा उसे तो पुंगक कहेंगे और जो इकाई होगी उसे पुंकेसर कहेंगे। तो हम एक संरचना देखेंगे पुंकेसर की, मतलब एक को देखेंगे, एक को पुंकेसर बोलेंगे, इसके समूह को पुंग बोलेंगे। तो हम एक के बारे में देखेंगे। हमने देखा पुंकेसर। अच्छा पुंकेसर क्या है? पुंकेसर को ही हम लघु बीजाणु, लघु, एक मार्कर, पुंकेसर को ही हम लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को ही हम लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। फिर पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पुंकेसर के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। पुंकेसर, पुंकेसर ये इसकी संरचना है। ये पुंकेसर, परागकोश, तंतु। तंतु का समीपस्थ सिरा जो पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। दल से जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे परागकोश के बारे में, इसे अलग देखेंगे यहां से। ये परागकोश है। ठीक है, ये जो परागकोश है इसके अंदर एक तो पाली है, एक पाली है, पाली और एक पाली है। ठीक है, और ये दो पाली, ये जो दो पाली है ये एक परागकोश में है। क्या में है? एक परागकोश में। ठीक है, अब पाली के अंदर भी ये जो है ये यहाँ ये 1 2 3 4, एक पाली के अंदर क्या है? ठीक है, एक पाली के अंदर कितने हैं? 2 कोष्ठ है। ये पूरी तो एक पाली होगी, ये वाली एक पाली, एक पाली, ये एक पाली, ये एक पाली, तो दोनों पाली मिल गए, दोनों पाली एक परागकोश में होती है। और एक पाली में 1 2 3 4, एक पाली में 2 कोष्ठ होती है। कितने? 2 कोष्ठ। ठीक है, 2 कोष्ठ होते हैं। तो हमने देखा पुंकेसर, ये पुंकेसर की हमने संरचना देखी अलग से। परागकोश, तंतु। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश, तंतु। और तंतु का जो सिरा हो, तंतु का समीपस्थ सिरा जो पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर हमने देखा पाली, एक परागकोश में 2 पाली होती है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो एक परागकोश में 2 पाली और 2 पाली में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जायान के बारे में थोड़ा। ठीक है, ये पुंकेसर के बारे में हो गया, यानी कि पुमन के बारे में, क्योंकि पुंकेसर के समूह को ही तो पुमन कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखेंगे थोड़ा जायान के बारे में। ठीक है, जायान, जायान, जायान। ठीक है, जायान जो है स्त्री केसर के समूह को
जायांग, जायांग कहते हैं। ठीक है, उन केसरों के समूह को जायांग कहते हैं। पुष्प का मादा जननन होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक है, स्त्री केसर को हम स्त्री केसर या अंडब्बिक, स्त्री केसर को अंडब्बिक कह सकते हैं। ठीक है, अंडा। ठीक है, ये देखिए हमने जायांग, जायांग क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, स्त्री केसर को अंडब्बिक कहते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, स्त्री केसर। अब हमने देखा जायांग, जायांग क्या है? समूह है, स्त्री केसर का समूह है। तो अब हम स्त्री केसर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो समूह हो गया, यानी कि स्त्री केसर जब समूह में होते हैं तो उन्हें जायांग कहते हैं, यानी कि स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। ठीक है, अब हम स्त्री केसर के बारे में देखेंगे। स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1, वर्ती काग्र, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 अंडाशय। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। हमने देखा जायांग, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, पुष्प का मादा जनन होता है। स्त्री केसर को अंडब्बिक कहते हैं। स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अब हम इसकी संरचना देखेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलेंगे। संरचना देखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से भी संरचना, यह है वर्तिकाग्र, यह है वर्तिका, यह है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग हैं, यह है वर्तिकाग्र, यह है वर्तिका और यह है अंडाशय। ठीक है, ये वर्तिका जो है, वर्तिकाग्र को अंडाशय जोड़ते हैं और डंठलनुमा संरचना होती है। वर्तिकाग्र क्या है? अवतरण परागकण के लिए अवतरण मंच का काम करता है। ठीक है, हमने देख लिया बेसिक। ठीक है, थोड़ा हमने देख लिया पुंगन के बारे में, देख लिया जायांग। अब हम सहायक अंग में देखेंगे, दलपुंज और बाह्यदल। ठीक, सहायक अंग,
दलपुंज, ये रंगीन होते हैं, ये रंगीन होते हैं और कीटों को परागकण ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा धनकुंज रंगीन होते हैं और कीटों को परागकण ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं, यानी कि परागकण ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं और कीट जो है परागन कराते हैं। ठीक है, परागन कैसे कराते हैं, जैसा मतलब परागकण ले गए और परागकण ले जाके जो प्रोसेस है ले जाने को उसे परागन कहेंगे और वर्तिकाग्र पर ले जाते हैं। वर्तिकाग्र परागकण के लिए अवतरण मंच का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दलपुंज, ये रंगीन होते हैं और कीटों को परागन के लिए और कीटों को परागकण ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। अब हम देखेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज और दलपुंज का जो है, दलपुंज की जो इकाई है उसे कहेंगे हम दल। ठीक है, इसी प्रकार बाह्य दलपुंज की जो इकाई है, इकाई यानी कि एक, उसे कहेंगे हम बाह्य दल। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हरे रंग के होते हैं और कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा पुष्प के सहायक अंग और आवश्यक अंग। ठीक है, हमने सहायक अंग पढ़ा और आवश्यक अंग पढ़ा। आवश्यक अंग में हमने पढ़ा पुमंग और जायांग, सहायक अंग में पढ़ा हमने दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ठीक है, हमने डिफिनेशन देखी, इनकी परिभाषा। ठीक है, सहायक अंग दलपुंज की इकाई को दल कहते हैं, ये रंगीन होते हैं और कीटों को परागकण ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं। बाह्य दलपुंज इसकी इकाई को बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं, ये हरे रंग के होते हैं और कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं जो मैंने आज पढ़ा। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें हमने पहले चैप्टर में पादप का वर्गीकरण देखा वैज्ञानिक कलर के अनुसार, फिर हमने पादपों को वर्षों के अनुसार देखा, फिर फलन के अनुसार देखा, फिर हमने पुष्प की संरचना के बारे में देखा। पुष्प की संरचना पढ़ी हमने, पुष्प का डायग्राम भी बना, उसमें सारी संरचनाएं देखी थी, पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, पुष्पवरंत, सहपत्र, सब देखा हमने उनके बारे में। फिर हमने पढ़ा आवश्यक अंग, आज हमने पढ़ा आवश्यक अंग और सहायक अंग। अब सहायक अंग कौन से होंगे और आवश्यक अंग कौन से होंगे। सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज,
आवश्यक अंग पुमंग और जायांग। फिर हमने इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ा। फिर हमने पुमंग देखा, पुमंग में देखा हमने पुष्प का नर जनन अंग हो, पुमंग की जो इकाई हो उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर दो भागों में बटा होता है, परागकोश और तंतु। फिर हमने देखा एक परागकोश में दो पाली होती हैं, दो पाली में चार कोष्ठ होते हैं। फिर हमने देखा जायांग के बारे में। जायांग की जो इकाई है उसे स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। जायांग स्त्री केसर वो जायांग स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, यानी कि जो जायांग की इकाई है वो स्त्री केसर है। स्त्री केसर तीन भागों में विभाजित होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर हमने उसका डायग्राम देखा, उसे देखा। फिर हमने पढ़ा सहायक अंग के बारे में। सहायक अंग में हमने बाह्य दलपुंज और दलपुंज देखा। दलपुंज की जो इकाई होती है उसे दल कहते हैं। ये रंगीन होते हैं, कीटों को परागकण ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा बाह्य दलपुंज, ये हरे रंग के होते हैं और कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। आज हमने यहाँ तक देखा। ठीक है। मैंने आज कुछ बड़ा लिखने की भी कोशिश करी। पिछले लेक्चर में आ रहा था कि सर छोटा लिख रहे हैं, तो आज मैंने कुछ बड़ा भी लिखने की कोशिश करी, लेकिन